हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34। और इस वर्कशीट में हम लोग निर्धनता चुनौती के भाग 1 को पढ़ेंगे। और ये आपके पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती से ली गई है। ये वर्कशीट क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के विषय पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप इस वर्कशीट को देखते हैं, आप इससे लाभ उठाते हैं और आपको लाभ मिलता भी है। तो आप एक काम करें, कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है, हमें आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गरीबी तो हम लोग पहचानते हैं, गरीबी क्या होती है। और गांव में भूमिहीन मतलब जिनके पास भूमि नहीं होता है। कृषि मजदूर, खेतों में काम करने वाले लोगों को कृषि मजदूर कहते हैं। तो कह रहे गाँव में भूमिहीन, कृषि मजदूर। दैनिक मजदूरी मतलब रोज रोज कमाकर खाने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले, ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ हैं, ये गरीब कहलाते हैं। इनको हम लोग गरीब की नज़र से देखते हैं और इनको गरीब कहते हैं। निर्धनता का अर्थ क्या है, ठीक ना? इस अर्थ को हम लोग समझें। निर्धनता किसे कहते हैं? कह रहा है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना। एक तो हमारे पास खाने का ना होना, भूखमरी का मतलब खाने का ना होना, और आश्रय का मतलब घर का ना होना। ना हमारे पास घर है ना खाना है, तो उसको हम लोग निर्धनता कहेंगे। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, ठीक ना? उस स्थिति में भी हम लोग अपने आप को गरीब ही कहते हैं, जब हमारे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव और असहायता की भावना के साथ जीना भी है। निर्धनता का ये अर्थ भी है, निर्धनता का ये लक्षण भी है कि न्यूनतम आवश्यकता कम से कम जो आवश्यकता एक व्यक्ति को चाहिए वह भी नहीं है, तो उसी को हम लोग निर्धन व्यक्ति कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। ठीक कह रहा है, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। ठीक, तो अब कह रहा है आय और उपभोग के स्तर पर, मतलब क्या वो कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, ठीक ना, के साथ स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर मतलब वो पढ़े कितना है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, उनके भोजन में सही पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है जिससे कुपोषण हो जाता है, और कुपोषण से उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पैसे की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी, और पढ़ते नहीं हैं, पैसा नहीं है तो उनको रोजगार भी नहीं मिल पाता है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। ये सब भी बहुत सारी बातें हैं जो कि निर्धनता को मापने का काम करती हैं। इसके साथ ही एक शब्द आ रहा है बच्चों, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है समाज से अलगाव, समाज से अलग होना। ठीक, तो कह रहा है कि इस अवधारणा के अनुसार, मतलब सामाजिक अपवर्जन के अनुसार, निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेल की पटरियों के किनारे झुग्गी लगा करके रखते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। तो वो क्या है? वो सामाजिक अपवर्जन है। उनके पास एक तो पैसा नहीं है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई साधन नहीं है, और उनका रहन सहन, यही कारण है कि उनका रहन सहन समाज में अच्छे लोगों के बीच नहीं होकर के समाज के अच्छे लोगों से दूर होता है, अलग होता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। समाज से अलग होना निर्धनता का कारण भी हो सकता है, और समाज से अलग होना निर्धनता का
परिणाम भी। जब हमारे पास निर्धन रहेंगे तो झुग्गी में रहना ही पड़ेगा, तो ये परिणाम भी हो गया। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, मतलब वर्जित रहते हैं, ठीक ना, जिनका उपयोग दूसरे करते हैं। निर्धन होने से लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो सुविधा धनी व्यक्तियों को मिलती है। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कूट कूट करके भरी हुई है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ जातियों को ये काम नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से उनको सामाजिक व्यवस्था से अपवर्जित मतलब अलग रखा जाता है। दूसरा है पॉइंट है इसमें असुरक्षा, मतलब उनके पास सुरक्षा नहीं होती है। किस किस चीज़ की सुरक्षा नहीं होती है, इसको देखते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है, एक पैमाना है जो विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति विधवा है तो उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चल के वो निर्धन हो जाए। विकलांग है, कोई कमाने का साधन नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चल के वो निर्धन हो जाए। तो ये सब असुरक्षा की भावना उसके अंदर रहती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियाँ मतलब संपत्तियों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। मतलब कि असुरक्षा कैसे हो सकता है, तो आपके पास अगर कोई संपत्ति नहीं है कि आगे आप उसका उपयोग कर सकें, शिक्षा नहीं है कि आगे कमा सकें, स्वास्थ्य के लिए आपके पास कुछ नहीं है, रोजगार का कोई अवसर नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब असुरक्षा ही है कि आगे चल के आप असुरक्षित हो जाएंगे, आपके पास कोई सुविधा नहीं होगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। अगर ऐसे कुछ होता है तो धनी लोग तो अपना अपना व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीबों का कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो यही असुरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है निर्धनता रेखा। भारत में निर्धनता रेखा माना जाता है। कह रहा है किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर, मतलब कितना कमाता है और कितना खर्च करता है, ये उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति के परिवार के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना पैसा, जितना धन चाहिए, अगर व्यक्ति के पास उतना पैसा, उतना धन नहीं है, तो वो गरीब कहलाता है। इसी को निर्धनता रेखा कहा जाता है। और मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों से भिन्न हैं, देशों में भिन्न है। हर देश में इसका अलग अलग निर्धारण होता है कि निर्धनता रेखा कैसे मापी जाए। अतः काल एवं स्थान के अनुसार, समय और जगह के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। अमेरिका की निर्धनता रेखा कुछ और हो सकती है, भारत की निर्धनता रेखा कुछ और है, पाकिस्तान की निर्धनता रेखा कुछ और हो सकती है। और प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके न्यूनतम सामाजिक मानदंडों में के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। और भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, उसके पास खाने के लिए कितनी वस्तु है, कपड़े कितने हैं, जूते कितने हैं, ईंधन और प्रकाश की क्या व्यवस्था है, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की उसके पास क्या व्यवस्था है, इस सब पर विचार करके निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है भारत में। और निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे खाद्य वस्तुएं अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता की कैलोरी की पूर्ति करती हैं। तो निर्धनता रेखा में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को कितना कैलोरी भोजन मिल रहा है, उससे कम यदि मिलता है तो वो गरीब कहलाएगा। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी को 2400 कैलोरी से कम भोजन मिलता है तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में किसी को 2100 कैलोरी से कम भोजन मिलता है तो वो गरीब है। इतनी आवश्यकता है और इतनी मिलनी चाहिए। अब चलो बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं, और दूसरा प्रश्न है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तीसरा प्रश्न है कि सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं।
और चौथा है निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। और पांचवा है निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। तो इसका उत्तर है निर्धनता के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है भूखमरी और कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वच्छ पेयजल का अभाव, निम्न जीवन स्तर और रोजगार के अवसरों की कमी आदि। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा प्रश्न है कि निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर है निर्धनता से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, सामाजिक अपवर्जन होता है, मतलब समाज से अलगाव होता है, असुरक्षा होती है जिंदगी में, कुपोषण और बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। निर्धनता से लोगों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। और तीसरा है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है, इसको लिखिए। तो इसका उत्तर है निर्धनता सामाजिक अपवर्जन का परिणाम है, क्योंकि सामाजिक अपवर्जन से व्यक्ति उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं, और इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी है। और चौथा प्रश्न है कि निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसका उत्तर है निर्धनता रेखा का ध्यान रखने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ और भोजन से प्राप्त कैलोरी भी। ठीक है बच्चों, तो चिकित्सीय आवश्यकताएं। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। हाँ, तो पांचवा प्रश्न है कि निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है निर्धनता सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, क्योंकि निर्धनता से हमें जीवन में निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और निर्धनता से ही सामाजिक अपवर्जन का शिकार भी होना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों आपके सारे प्रश्न हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।